हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रेक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 36 है। अपने इस डे 36 में आज हम टॉपिक नंबर 701 से लेके टॉपिक नंबर 720 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रेक सीरीज का डे 36 है। अपने इस डे 36 में आज हम टॉपिक नंबर 701 से लेके टॉपिक नंबर 720 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अच्छे से पता है कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में 700 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया था, अर्थात हम आपको इंडियन पॉलिटी की सीरीज को यहाँ पे कवर करा रहे थे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने अपने लास्ट पार्ट में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में हमें इसे कैसे तैयार करना है, कैसे यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकती है और किस तरीके से हमें उन प्रश्नों के जवाबों को देना होता है। लेकिन आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियां, इन सब के इम्पॉर्टेंट फीचर को कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको आज की भी क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हम अपने आज इस टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें न केवल हम आपको जीएस के इम्पॉर्टेंट 2000 टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अलावा आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को काफ़ी डिटेल में अध्ययन कराते हैं। इसके अलावा हम आपको कई प्रकार के एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करेंगे और अपनी तैयारी को अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो बिना समय को गवाए हुए हम अपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था राष्ट्रपति को लेकर, और जब राष्ट्रपति की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हमने एक फीचर पढ़ा था शुरू में ही कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें हमने राष्ट्रपति को देखा था, उपराष्ट्रपति को देखा था, प्रधानमंत्री को देखा था, महान्यायवादी को देखा था। इन सबको हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। तो उम्मीद है कि आपने वहाँ पे इन सारे पार्ट्स को देखा होगा। लेकिन आज उसी दिशा में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कि आखिरकार उपराष्ट्रपति का पद भारत में कैसा है, इसके संबंध में कैसी स्थितियाँ हैं और क्वेश्चन हमसे कैसे प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन इसमें बिल्कुल यही पूछेगा। एक तो निर्वाचन को लेकर, दूसरा उपराष्ट्रपति के पद की स्थिति को लेकर, तीसरा इसकी राज्यसभा में भूमिका को लेकर, चौथा इसके द्वारा किए गए कार्यों और इसकी शक्तियों को लेकर। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट फीचर को जब हम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा उपराष्ट्रपति इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन होता है इसके इलेक्शन से, मतलब इसके निर्वाचन से रिलेटेड। ठीक है, अर्थात सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति को तो भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, गलत है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये दोनों के दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि इसका जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है और उसके निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था,
हमने ये पढ़ा था कि उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभा या फिर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बातें याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें हो गए, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें ये दोनों के दोनों सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, तो आपको ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पे भी वही प्रोविज़न अपनाया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। आपको अच्छे से पता है कि वो एक तरीके का वरीयता क्रम के आधार पर होता है कि 1 2 3 4 उसमें मेंबर होंगे, सबको प्रायोरिटी वाइज दिया जाएगा वोट, और बाद में जिसको कम मिलेगा उसके वोट को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, फिर उन 3 के वोट को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब तक कि ये वोट 50+1 नहीं हो जाते तब तक ये वोटिंग की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि इसकी जो वोटिंग है एकल संक्रमणी मत के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा होती है। ठीक है, खुला मतदान नहीं होता है, गुप्त ही मतदान होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। और इसमें भी देखो होता है ना कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, तो दोनों सेम हो जाते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस आता है। जैसे प्रधानमंत्री आप पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बस चेंज आता है। आप मंत्रिमंडल को पढ़ते हैं और राज्य विधानमंडल को पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बता तो रहा हूँ कि अब जितने भी आगे टॉपिक आएंगे ना, वो प्रीवियस टॉपिक का ही न्यूमेरिक अगर चेंज कर दो तो टॉपिक सेम ही रहता है। जैसे आपने अभी तक इसमें देखा कि निर्वाचन की बात हो तो सब कुछ ठीक है, बस अंतर ये है कि विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते और केवल निर्वाचित नहीं होते, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदन ही सिर्फ होते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संख्याएं कौन निर्धारित करेगा, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं कि चुनाव से संबंधित जितने भी इशू होंगे, जितने भी विवाद होंगे, उन सबको उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसीजन किया जाएगा और जिसका डिसीजन एक तरीके से अंतिम होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है कि अगर निर्वाचन में कोई व्यक्ति कम है या उसकी संख्या कम है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं घोषित कर सकते कि संख्या उसमें कम थी। ठीक है, इसमें भी वही बातें आती हैं अहर्ता को लेकर, सेम अहर्ताएं होती हैं, बस एक ही 2 डिफरेंस है। वो क्या कि एक तो भारत का नागरिक हो, ये भी सेम है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सेम है। यहाँ ध्यान देना एक बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति की तो 35 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्य की 30 वर्ष है, लोकसभा के सदस्य की 25 वर्ष है, तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की भी 30 वर्ष हो। तो आपको ये याद रखना है कि नहीं साहब, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष ही आयु होती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो चेंजेस है वो क्या कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहिरथ हो, जबकि राष्ट्रपति को हम क्या पढ़ते हैं कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहिरथ हो। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर ना हो। ये बात सेम है, तो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। फिर बात आती है यहाँ पे जो डिफरेंस है एक, वो ये कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कि 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हों। ठीक है, 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक हो। यहाँ पे क्या है, 20 प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदक हों। अब यहाँ पे भी वही बात होगी कि 1/6 अगर इनको वोट नहीं प्राप्त हो पा रहे तो इनकी जो वोटिंग है सिस्टम वो एक तरीके से क्या होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। समझ गए? तो इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सेम टू सेम वही बात है। हाँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये इंडेक्स।
इस पे आपसे कभी भी इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति भी बना था और उपराष्ट्रपति भी बना था। इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार से अधिक उपराष्ट्रपति बना। क्या इसमें 2 बार 2 लोग उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था ना, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही केवल 2 बार राष्ट्रपति बने थे, बाकी कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या है कि डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और मोहम्मद हामिद अंसारी साहब भी 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। वेंकैया नायडू अभी हैं ही, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये 2022 में ये फिर से बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ पे क्वेश्चन आपसे आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन राष्ट्रपति थे, बाद में कौन उपराष्ट्रपति बन गए। ठीक है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन को आप देखते हैं कि वो राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, आप शंकर दयाल शर्मा को भी पढ़े थे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको दोनों इंडेक्स वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इन फ्यूचर क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। फिर बात क्या आती है कि जो शपथ है, शपथ वो किसके सामने लेगा, राष्ट्रपति के सामने लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसे शपथ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, गलत हो जाएगा। उसे शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट जो बात आती है एक और, वो ये कि आखिरकार उसकी पदावधि कितनी होती है, यानी कि वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है। तो उसकी पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज फिर से होते हैं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी पदावधि 6 वर्ष होती है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है कि इसकी भी पदावधि जो है वो 6 वर्ष हो, तो बिल्कुल भी नहीं। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष है, जैसे कि राष्ट्रपति की है। कब से? पद ग्रहण करने की तारीख से। ठीक है, अपना वो पद कभी भी त्याग कर सकता है। किसको इस्तीफा देगा? वो इस्तीफा आगे सौंपेगा राष्ट्रपति साहब को कि साहब अब हम आपकी इस सेवा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट एक बात और कि उसके ऊपर कभी भी महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपल सा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति एक तो स्वयं इस्तीफा दे सकता है, दूसरा उसके बाद महाभियोग लगाकर उसे पद से अपदस्थ कर दिया जा सकता है। बट उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रोविजन नहीं है। इसके लिए तो केवल राज्यसभा द्वारा ही बहुमत में कोई विशेष अधिकार पारित कर दिया जाए, मतलब तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, और उससे लोकसभा रेटिफाई कर दे, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन ये तभी संभव है कि जब 14 दिन पहले उसे अग्रिम नोटिस दे दिया गया हो। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो केवल यही क्वेश्चन पूछेगा कि साहब आप ये बताइए, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो नहीं साहब, राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है, बट उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, एक और बात, जैसा कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के संदर्भ में कि वो 5 वर्ष के बाद पुनः निर्वाचन के भी योग्य है और कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों बातें सेम हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें इंडिया में, चाहे उपराष्ट्रपति की बात करें, दोनों की पदावधियों में ये बातें बिल्कुल सेम हमें नज़र आती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर उसका पद रिक्त हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके कार्यकाल का पूर्ण होने से पहले ही चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। कई बार क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है, तो उसमें क्या होगा कि जो नया चुना गया उपराष्ट्रपति है वो पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ऐसा नहीं होता, जैसे सिंपल सी बात, एक बात मैं बताऊं आपको कि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पंचायतों के संदर्भ में, कि पंचायत अगर 5 वर्ष पहले विघटित हो जाती है, मतलब 6 महीने पहले विघटित हो जाती है, तो वो शेष 6 महीने के लिए ही चुनाव में रहेगी। ठीक है, जो भी व्यक्ति आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरी पदावधि के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल किसी उपराष्ट्रपति ने किया और 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उसका देहांत हो गया, तो जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो केवल 2.5 वर्ष के लिए बनेगा। बिल्कुल भी नहीं, वो पूरे कार्यकाल के लिए बनेगा। और यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर को लेकर भी है, यही राष्ट्रपति साहब को लेकर भी है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, वो है इसकी शक्तियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो वास्तव में उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का पदेन सभापति है। पदेन सभापति का मतलब जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर है, जैसे ओम बिरला साहब हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही राज्यसभा में वेंकैया नायडू साहब हैं। क्लियर? तो वेंकैया नायडू हो या ओम प्रकाश बिरला साहब हो, दोनों का पद सेम है। समझ गए? लेकिन अब अंतर ये हो जाता है कि उपराष्ट्रपति के पास दो पद हो जाते हैं, एक तो उपराष्ट्रपति का और दूसरा राज्यसभा के सभापति का। ठीक है? जब वो राज्यसभा में होते हैं तो सभापति कहलाते हैं, और जब वो किसी से डेलीगेट से मिलने जाते हैं या फॉरेन कहीं जाते हैं तो वो इंडिया के उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? यानी कि बिल्कुल ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तरह होता है। मतलब वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? आपने पढ़ा है ना, हैरिस हैं। ठीक है, कमला हैरिस, तो ये आप जान सकते हैं, कमला हैरिस ही तो हैं। हाँ, और सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का उपसभापति होता है। मतलब वही बात है, वही चीज़ जो यहाँ पे है सेम टू सेम वहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। फिर बात आती है यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो उसका पद है, उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वही है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण रुक जाता है, छुट्टी में चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह पर भी ये काम करने लगता है। ठीक है, बाकी आपको वेतन वगैरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन बस ये पूछा जा सकता है कि इसे वेतन कहाँ से मिलता है। सिंपल सी बात है, भारत की संचित निधि से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है हमारे अगले फीचर की। अगले फीचर मतलब प्रधानमंत्री के पद के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है, और चर्चा दो कारण से, क्योंकि जब से भारत सरकार में मोदी गवर्नमेंट आई तो प्राइम मिनिस्टर के पद को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको समझने की ज़रूरत है, और आप जब पूरा एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री का तो चुनाव ही नहीं होता है। वास्तव में प्रधानमंत्री के लिए लोग जनता वोट नहीं करती है, वोट जनता करती है लोकसभा के सदस्य के लिए, और उन्हीं में से किसी को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। समझ गए? ये बातें आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है। और आप भी आगे चलकर अगर यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, हालांकि सिलेक्ट होंगे ही, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो आप भारतीय राजनीति में आकर देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। तो आप एक चीज़ आपको पता होगा, मैंने पहले ही आपको बता रखा था क्या, कि राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है, मतलब जो एक तरीके से हम कहते हैं किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख होता है, तो आप कहेंगे गलत साहब। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रमुख तो प्राइम मिनिस्टर होता है और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। यहाँ राज्य जो वर्ड लिया गया है ना, वो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज वाला स्टेट लिया गया है, जैसे हॉब्स, लॉक, हीगल वगैरह ने एक तरीके की संज्ञा दी है। अर्थात स्टेट का मतलब वो जिसके संदर्भ में चार बातें वो बोलते हैं कि टेरिटरी होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, ठीक है, और एक तरीके का वहाँ पे लोगों के निवास करने की बेसिक सुविधाएं भी वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो क्या क्या है यहाँ पे कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है। सिंपल सी बात है कि जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र होता है, और जबकि वास्तविक कार्यकारी जो होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जाती है। तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, आपको ये चीज़ें पता हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर का प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है। तो सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और उसकी नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति से संबंधित संविधान में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं,
और आप भावना में आकर ये हो सकता है क्वेश्चन टिक कर दें कि हाँ साहब किए तो गए होंगे क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है और बिना इस चीज़ के तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति करता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त। ठीक है, और यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी विवेक की शक्ति के आधार पर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि 1998 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक तरीके से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा अपनी विवेका शक्ति का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो अपनी विवेका शक्ति का उपयोग करते हुए जब उन्हें नियुक्ति किया गया तो वो राष्ट्रपति के अंदर का कॉन्सेप्ट था, यानी कि उन्होंने देखा कि किसको बहुमत प्राप्त है। और आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था तो उस समय वो बहुमत में नहीं थे, उनसे कहा गया था कि आप बहुमत हमें सिद्ध करके दिखा दीजिएगा। लेकिन वही बात है कि उनके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए उचित सांसद उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण उनकी सरकार गिर जाती है और फिर आगे चलकर वो पुनः चुनाव लड़ते हैं और भारी वोटों से विजयी होते हैं। ठीक है, उनका स्पीच आपने हमेशा सुना होगा यूट्यूब पर कि उन्होंने बात की गई थी कि सरकार आती हैं जाती हैं लेकिन ये देश रहना चाहिए, है ना। वो एक भावुक स्पीच थी और उसी स्पीच ने उनको एक तरीके से विजयी घोषित कर दिया था अगले चुनाव के लिए। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या आती है, इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि आखिरकार कितना टाइम दिया जाता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने के लिए। तो 1 महीने का समय दिया जाता है कि आपके पास 30 दिन का टाइम है कि आप अपने विश्वास मत को प्रूफ करते हैं। यहाँ ध्यान देना 2 बातें। क्या 2 बातें ध्यान देना है? पहली बात ये ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े, ठीक है, 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मतलब आप चाहें तो नरेंद्र मोदी जी आपको 6 महीने तक देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, या राष्ट्रपति। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 6 महीने का प्रोसेस तभी संभव है जब आप 1 महीने के अंदर अंदर ये सिद्ध कर दें कि ठीक है हमने चुनाव भले नहीं लड़ा है लेकिन हमारे पास बहुमत वाली सरकार है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 272 प्लस सीट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आप 6 महीने तक बने रह सकते हैं और 6 महीने के बाद आपका चुनाव होगा, आप उसमें जीत जाइए तो फिर आप परमानेंट 5 वर्ष तक के लिए बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन याद रखना है। यहाँ पे हो सकता है आपको घुमा दे कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे 6 महीने का समय देता है ताकि वो अपना विश्वास मत सिद्ध कर सके। तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है, 1 महीने का समय दिया जाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, कई बार हुआ है, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के कारण गठबंधन के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर वही बात आती, इंदिरा गांधी की जब डेथ हो गई थी तो उस समय भी ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था। समझ गए? हालांकि कई सारे इसमें इश्यूज आते हैं, वो हम कभी पढ़ेंगे, बट हमें प्रीलिम की दृष्टि से पढ़ना ही नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, फिर आपका इस पर एक क्वेश्चन क्या आता है, वही बात कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो वो 6 माह तक के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, और एक और बात है कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आप बताइए, क्या नॉमिनेटेड पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि केवल इलेक्टेड पर्सन ही बनेगा, नॉमिनेटेड पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते उसे क्या होना चाहिए, बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। आप में से कई सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या राज्यसभा का सदस्य प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो बन सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर रहीं, मनमोहन सिंह साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, देवगौड़ा साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जो कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सब के सब किससे रिलेटेड थे, राज्यसभा से। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर, मतलब लोकसभा का जो मेंबर हो, केवल वही ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, तो आप इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं।
फिर बात आती है शपथ। शपथ आपको पता है, ये तो आपको याद ही होगा, आप हमेशा याद देखते होंगे। जैसे कि मुझे बचपन से एक ही चीज़ याद है, खासतौर पर 2014 के बाद से, कि शपथ जब लेने की बात आती है ना, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का वही सीन याद आ जाता है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखता हूँ, इसकी प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। हालांकि इसमें सही नहीं दी गई है, वो पूरी एक आती है सुभाष कश्यप, जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये बात दी जाती है पूरी कि मैं अमुक व्यक्ति ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि इसकी शपथ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, तो बिल्कुल भी नहीं दिलाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स है 5 वर्ष, तो बिल्कुल भी नहीं, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। वह तब तक कार्यरत है जब तक राष्ट्रपति उसके प्रसाद पर्यंत बनाए हुए, ठीक, या कहें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो तब तक है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। एक और बात कि उसके वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, न कि संविधान में मेंशन है। समझ रहे? देखो सिंपल सी बात है मोटे तौर पर कि जब संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में पूरी बातें डिफाइन ही नहीं हैं, उसके निर्वाचन और नियुक्ति का प्रोसेस ही नहीं है, सब कुछ राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है, तो वेतन भी राष्ट्रपति और संसद पर ही छोड़ दिया गया होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कार्यकाल भी उसका उसी में छोड़ दिया गया होगा, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या? जो चीज़ यहाँ प्राइम मिनिस्टर को आपने पढ़ा है वही सेम चीज़ आपकी क्या हो जाती है मुख्यमंत्री को लेकर, ठीक है। डिफरेंस बस इतना होता है कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो वहाँ राज्यपाल की भूमिका प्रमुख हो जाती है, राष्ट्रपति की भूमिका उतनी प्रमुख नहीं हो पाती, ठीक है। एक और डिफरेंस ये आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तरीके से सरकार, मतलब पूरे देश की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन वो अपने स्टेट का होता है। कौन? मुख्यमंत्री। और एक और जो यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपसे क्वेश्चन इस पे जानते हैं क्या पूछेगा? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के संदर्भ में संविधान में प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में भली भांति प्रक्रिया का उल्लेख है। तीसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है जबकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है। तो आप कहेंगे तीनों के तीनों साहब सही हैं यहाँ पे बातें, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए फिर आती है प्रधानमंत्री के कार्य कौन से हैं, ये शक्तियाँ कौन सी हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन कार्यों और इन शक्तियों पे थोड़ी सी आप नज़र डाल लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जब आए तो आप उस पर सही कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। देखो मंत्रिपरिषद जो टर्म है ना वो बड़ा टर्म है और मंत्रिमंडल जो है वो छोटा टर्म है। मंत्रिपरिषद का मतलब हो गया कि जितने वो मंत्री 25 से 30 होते हैं ना जो बनाए जाते हैं, 25 से 30 का मतलब क्या है? इस समय तो क्या है कि 110 मेंबर होने चाहिए, मतलब मिनिस्टर होने चाहिए लगभग 52 के आसपास, ठीक है। जो 45 है ना, तो उसके हिसाब से 52 के आसपास मेंबर होने चाहिए मिनिस्टर्स। तो अब क्या है कि जो कैबिनेट होती है इसमें कितने होते हैं? 5 से 10 मेंबर जो कोर होते हैं। जैसे होता है ना कि आपसे अगर हम ये कहें कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं तो आप सबको गिना देंगे, चाचा के, दादा के, पापा के, उनके पापा के, ठीक है, सबको गिना देंगे। हालांकि उनके पापा दादाजी ही हुए। फिर क्या करेंगे आप? अगर हम आपसे ये पूछें कि अच्छा आपकी पर्सनल फैमिली में कितने लोग हैं तो आप कहेंगे हम साहब 5 लोग हैं या हम साहब 6 लोग हैं, हमारे 2 भाई बहन हैं, माता पिता हैं और एक भाई है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कैबिनेट और बाकी पूरे परिवार को कहते हैं मंत्रिपरिषद। कैबिनेट को ही एक तरीके से कहते हैं मंत्रिमंडल। हालांकि हम आगे दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उसको क्या राइट प्राप्त हैं। वह मंत्री नियुक्ति करने हेतु दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है क्या मंत्री नियुक्त करने की? तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। यानी कि उनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के पास मंत्रियों को नियुक्त करने संबंधी विवेकाधिकार नहीं प्राप्त है। प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करने संबंधी विवेकाधिकार है, ठीक है।
वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी मंत्री को कौन सा मिनिस्ट्री देनी है, वो नहीं डिसाइड करता, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। ठीक है, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, उसका त्यागपत्र नहीं मांग सकता, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे डिपेंड करता है। ठीक है, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी उसकी हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी आप मीटिंग देखते होंगे तो उसमें अमित शाह जी और मोदी जी दोनों को देखते होंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि हो सकता है कि इसे चेयर किया जाता हो किसके द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा। तो बिल्कुल भी नहीं, इसे चेयर किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद को लेकर, और वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन घुमा देगा। तो हम आगे जब मंत्रिपरिषद को अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब वो त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ जिसको लेकर आप में से कई सारे बच्चों के मन में डाउट्स होंगे। डाउट्स क्या, कि आखिरकार देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। तो सिक्योरिटी देने का रीज़न ही यही है कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया तो उस समय वो जो मंत्रिपरिषद होगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे शून्यता आ जाएगी और राष्ट्रपति को डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आगे किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी हाई लेवल की प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे मोदी जी को कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। कभी कभी दिमाग में आता होगा कि इतना पैसा इन पे क्यों खर्चा किया जा रहा, वो रीज़न यही होता है देश के लिए। ठीक है, फिर बात, और ऐसा नहीं केवल मोदी जी, सबके लिए, चाहे मनमोहन सिंह साहब भी थे, उनको भी इतनी ही सिक्योरिटी मिली थी। ठीक है, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य व अन्य की नियुक्ति के संबंध में भी सलाह देता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को, राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरपर्सन एंड उसके मेंबर को, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के हेड को, राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन के हेड को, इनको अपने मन से नहीं नियुक्त कर सकता, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो उन्हें नियुक्त करता है। सिंपल सी बात है, मैं दो चीज़ों को सिमिलर लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को कंपैरिजन कर दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। ठीक है, चलिए अब बात आती है संसद के संबंध में प्राइम मिनिस्टर के पास क्या राइट है। तो सिंपल सी बात है, वो निचले सदन का हेड होता है। निचले सदन का हेड मतलब क्या हुआ, लोकसभा का वो हेड होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं देता है, कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है कि राष्ट्रपति साहब आप संसद के सत्र को बुलाइए, संसद के सत्र का सत्रावसान करिए। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। वो राष्ट्रपति से कह सकता है कि साहब आप लोकसभा को विघटित कर दो, अब हम थक गए हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। आप देखते होंगे मोदी जी आते हैं, बताते हैं कि सरकार हमारी क्या करना चाहिए। देखो ये चीज़ें जब आप देखते हो ना संसद की कार्य प्रणाली को, तो उससे अपने क्वेश्चंस को गेस किया करो कि आखिरकार जो संसद की कार्य प्रणाली है उससे हमारा क्वेश्चन का क्या संबंध है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से कहते हैं सत्र बुलाइए, आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी सत्रावसान करते हैं, अपना भाषण देते हैं। आपने देखा, ये तो नहीं देखा होगा हालांकि कि वो लोकसभा विघटित करने की सिफारिश भी कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है, और जब आप इस चीज़ को याद रख लेते हैं तो टॉपिक आपके लिए काफ़ी सहज हो जाता है। ठीक है, तो आप इतनी बातें यहाँ पे समझ गए, उम्मीद है। अब बात आती है कुछ से अन्य शक्तियाँ, हालांकि इनको हमने पहले पढ़ लिया है,
बट फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कुछ अन्य शक्तियाँ क्या हैं। एक तो ये शक्ति है कि वह नीति आयोग यानी कि जो कि अब योजना आयोग का स्थान ले चुका है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन एक बार क्या पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किनको चेयर्ड करता है या किनका उपाध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको ये चीज़ें पता हैं, उम्मीद है। अब आप बता दीजिए अच्छा कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको अच्छे से पता है, होम मिनिस्टर। अच्छा आप ये भी बता दीजिए कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। इसका भी साहब होम मिनिस्टर होता है, यानी कि गृह मंत्री। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने का कार्य करता है, मतलब वास्तविकता देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आप देखे होंगे कि हमेशा राहुल गांधी जी साहब क्या बोलते हैं कि मोदी जी को आकर बोलना चाहिए संसद में, वो आखिरकार आ क्यों नहीं रहे हैं। और मोदी जी जब आते हैं तो स्पीच देते हैं, कमेंट होता है, कॉमेडी होती है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार अच्छी बातें होती हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ये तो आप भूल भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं भूल सकते हो? क्योंकि बोलते नहीं है मोदी जी, भाइयों एवं बहनों 8 बजे से आज हम संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। नोट के बारे में भी ऐसे ही बोले थे। तो सिंपल सी बात है, आपदा प्रबंधन के वो प्रमुख होते हैं। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो भाइयों बहनों की जो बात यहाँ पे है ना, ये मोदी जी ने कर तो दिया था बट राइट नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टेट का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अब की बार आप देख रहे होंगे कि मोदी जी इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल रहा है, स्टेट को राइट दे रखा है। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ में ले लिया था। इसलिए ले लिया था क्योंकि देश को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता था, बट अब तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन वही है कि अपनी कौन एक तरीके की इंसल्ट करवाए फेलियर की, होता है ना। देखो लीडर, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना, मोदी जी अच्छे लीडर हैं या बुरे लीडर हैं या कोई भी अच्छा या बुरा है, ये इस परिस्थिति पे नहीं चेक किया जाता है कि आप सामान्य परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आपके लीडरशिप को चेक कब किया जाता है कि जब परिस्थितियां विषम हो, उस वक्त आप डिसीजन कैसे लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि मोदी जी ने उस वक्त कोविड-19 के लिए लॉकडाउन लगाया था जब परिस्थितियां इतनी ज़्यादा विकराल नहीं थी, यानी कि उस समय उनको पता था हम जीत सकते हैं, ठीक है, बट फेल हो गए। लेकिन अब परिस्थितियां विकट हैं तो अपने हाथ में लीडरशिप को नहीं ले रहे, सारी लीडरशिप अलग अलग स्टेट के ले रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं मोदी साहब की जो लीडरशिप है वो कमज़ोर है। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कभी पूछा जाए ना यूपीएससी में लीडरशिप को अप्रोच को लेकर, तो आप वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि साहब मेरे हिसाब से ये मानना चाहिए। सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि आप एज अ किसी ज़िले के कलेक्टर हैं, ठीक है, पता चला कि आपके ज़िले में आतंकवादी हमला हो गया, तो आप ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि घर में जाके बैठ जाएंगे कि नहीं मैम छुट्टी पे जा रहे हैं। आप उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब 26/11 अटैक हुआ था तो उस समय तुकाराम ओम्बले ने किस तरीके से अपनी लीडरशिप दिखाई थी। लीडरशिप का मतलब कि किस तरीके से अपने लाठी के दम पे बंदूकधारी अजमल कसाब को पकड़ा था। दैट्स अ लीडरशिप। उस समय भले ही एक से एक बड़े लोग हों, आपने देखा होगा कि हेमंत करकरे साहब किस तरीके से लीडरशिप को प्रमोट करते हुए आगे जाकर हमला किया। उनको पता था कि मैं मारा जा सकता हूं, बट उन्होंने लीडरशिप ली। आपने देखा होगा कि एनएक्सी कमांडो किस तरीके से आगे गए और उन्होंने पूरे मिशन को अंजाम दिया। दैट्स अ लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कैसे अनुकूल रह पाते हैं। लीडरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सामान्य परिस्थिति में आप कैसे रह पाते हैं। जैसे आज कोविड-19 के पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, हर एक व्यक्ति परेशान है, इमोशनल टूटा हुआ है, बट आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, आप थक नहीं रहे हो, आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने आप पे फोकस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप की मैच्योरिटी है, आपके अंदर वो एक तरीके का वर्च्यू है जिसके बेस पर आप अपने फ्यूचर की हिस्ट्री को राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो लीडरशिप है, ठीक है। तो आप यही चीज़ समझ सकते हैं।
सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख सेनाओं का कौन होता है आपको पता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष आप पढ़ते हो ना, लेकिन पॉलिटिकल रूप से प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब आपको घुमा सकता है, जब आपको सेना के बारे में दिया जाता है ना, तो वहां पे आपको दे सकता है कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। तो आप कहेंगे नहीं साहब, उसका तो प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब भूमिका का वर्णन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, किसने क्या कहा है, ये यूपीएससी आपसे प्राइम मिनिस्टर को लेकर नहीं पूछेगी और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंतिम बस एक पॉइंट है, वो ये कि कौन कौन से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक केवल 6 लोग ऐसे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और आगे चलकर देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने, जैसे मोरारजी देसाई साहब, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा साहब और नरेंद्र मोदी जी। क्लियर। तो नरेंद्र मोदी जी को तो आप अच्छे से जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं आप, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है मंत्रिपरिषद को लेकर कि आखिरकार मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था की बात की गई, आपको अच्छे से पता है। संसदीय व्यवस्था का फीचर क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक है। या फिर आप क्या पढ़ते हैं बताइए, यानी कि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रति विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या फिर आप ये भी पढ़ते हैं कि सहयोग व समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। मतलब वही पुरानी बातें रिपीट करनी है। तो देख लेते हैं क्या है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा। अच्छा, मैंने वो बोल दिया था कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो कार्यपालिका के प्रति, मतलब कार्यपालिका वही सिंपल से आप समझ सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको घुमाएगा ना, क्या घुमाएगा कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा भी संसद में रहती है, जबकि राज्यसभा की बात नहीं है, यहाँ पे लोकसभा की बात है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। मंत्रियों के जो वेतन होते हैं संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई भी मंत्री 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद उसे चुनाव करना ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, उनको मंत्री बनाया गया, फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन 6 महीने के पहले उनको चुनाव के द्वारा जिता भी दिया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है कहाँ से लड़े कहाँ से नहीं लड़े। अब आप गूगल पे सर्च मत करने लग जाना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। देखो होता ना कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, बट मैंने देखा कई सारे बच्चों को जहाँ उनको फोकस करना है वहाँ करेंगे नहीं, और जहाँ नहीं करना है वहाँ पे इतना ज़्यादा कर जाएंगे कि क्या कहना। हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द आपके लिए कुछ शुरू करें, मतलब यूपीएससी की तैयारी से ही रिलेटेड। जैसे आप लोग सीरीज़ वगैरह देखते हो ना, वेब सीरीज़ देखते हो, टीवी वेब सीरीज़ देखते हो, तो वैसे ही हम सोच रहे स्टोरी सीरीज शुरुआत करें। मतलब हर एक स्टोरी का यूपीएससी से रिलेशन करते हुए आपको एक कहानी सुनाया करेंगे, वीकली एक एक कहानी। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कछुआ खरगोश की कहानी का यूपीएससी से क्या रिलेशन है, अर्जुन की कहानी का यूपीएससी से क्या रिलेशन है। तो ऐसे हम सोच रहे हैं, हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो ऐसी कोई एक सीरीज़ शुरू करेंगे, ताकि आप ये समझ सकेंगे कि वास्तव में यूपीएससी है क्या। और स्टोरी के माध्यम से आपको हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं, ठीक है। और स्टोरियाँ तो आपकी तैयार भी हो जाएंगी, क्योंकि बचपन में तो आपने नानी ने, दादी से, इन लोगों से कहानियाँ सुनी होंगी। तो वही है कि अब आपकी जवानी में भी आपको कहानियाँ भी सुना दें, ठीक है। और काफ़ी अच्छा रहेगा, एथिक्स में आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो सुनाएंगे, शुरू करेंगे कभी ना कभी बहुत जल्द। तो देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं, ये हमारे आर्टिकल में मेंशन है। मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है ना, उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता, मतलब न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है। फिर बात आती है क्या, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसे राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है।
ये बात याद रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं। और एक और बात कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या यानी कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने शायद 1/10 बोला था अभी, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। वो 1/10 आपका कोरम का होता है, ठीक है, तो उसको अमेंड कर लेना। पहले 1/10 होता था, लेकिन इसे अमेंड करके 15% कर दिया गया था, क्योंकि होता क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर बनने लगे थे तो ये दिक्कतें आने लगी थी। तो अब इसको 91 अमेंडमेंट के द्वारा 15% कर दिया गया था, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ा था तो आप समझ सकते हैं ये चेंजेस आ गए थे। चलिए, तो आप ये जान गए कि क्या होता है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगी। 15% का मतलब जैसे आप 545 देखते हैं, इसका 15% आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इसमें मेंबर हो जाएंगे। लगभग 30 से 35 के आसपास इसमें एक तरीके से मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है यहाँ पे इस उपबंध का समावेश, ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। दल बदल सदस्यता की योग्यता यहाँ पे नहीं आएगा, हम आपको इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब वही बात है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, जो कि उसी में अभिव्यक्त होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या हैं। सिंपल से अधिकार हैं, वो बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक और संसदीय समिति जिसका सदस्य होता है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट केवल उसी में है जिसके वो मेंबर होते हैं, ठीक है। किसी भी सदन में भाग तो ले सकते हो, लेकिन वोट आप उसी में करोगे जहाँ के आप मेंबर हो, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि मंत्रियों के द्वारा जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, क्या वो न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोकसभा के विघटन पर होने के पश्चात विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि जब हमने अभी बताया ना कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा का तो विघटन कर देगा, लेकिन उस मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक नई लोकसभा गठित न हो जाए तब तक उसको विघटित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि फिर इससे देश में स्थितियां चेंज हो सकती हैं, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद पूरी तरह से विघटित नहीं होती है, ठीक। अब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है तो मैंने बार बार आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, ठीक। भत्ते वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करता है, इसमें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, आपको अच्छे से पता है, मैंने बता दिया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। मतलब क्या है कि कोई भी मंत्री अगर कोई गलत कृत्य करता है तो सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है कि वो या तो इस्तीफा दें और या तो फिर अपनी बात को तर्क और तथ्य के माध्यम से प्रमाणित करें। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर एक और बात क्या आती है कि राष्ट्रपति अगर लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद है तो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। वैसे राष्ट्रपति बाध्य है, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उससे पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए वो बाध्य है, ठीक है। लेकिन अगर वही मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत खोए हुए है तो वो एक तरीके से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ सकते हैं। चलिए, फिर बात आती है यहाँ पे किस चीज़ की, ये हमारा हो गया। हाँ, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बिल्कुल सिंपल सा है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, मतलब अपने विवेक के आधार पर उसे नहीं हटा सकता है। ये बातें आपने पढ़ लिया है। क्या कोई विधिक उत्तरदायित्व है? विधिक उत्तरदायित्व का मतलब कोई कानूनी उत्तरदायित्व दिया गया है क्या? तो ऐसा कोई कानूनी उत्तरदायित्व है नहीं, मतलब संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किया गया आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह भी न्यायालय के क्षेत्र के बाहर है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरीके से अगर कोई आदेश है, कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका दायित्व मंत्री पर होता है और फिर उसे न्यायालय में जाया जाए, ऐसा बिल्कुल इसमें प्रोविजन नहीं है, ठीक है, सलाह वगैरह को लेकर, ठीक। अब इम्पोर्टेंट फीचर आता है मंत्रिपरिषद की संरचना। हालांकि हमने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है, तो बस आपको देख लेना एक बार क्या होता है
कि जो मंत्रिपरिषद है ना उसमें 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। मतलब जैसे इतना बड़ा मंत्रिपरिषद है तो इसी में 3 पार्ट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। यानी कि मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी हो गई। इसमें 3 कौन कौन से होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक। कैबिनेट आपको पता है कोर एरिया होती है, यानी कि सरकार के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मिनिस्टर, वित्त आयोग, विदेश और अन्य कुछ फॉरेन मिनिस्टर या अन्य कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के हो सकते हैं, सूचना मंत्रालय के हो सकते हैं, या आप देखते होंगे कई बार आपको सड़क ट्रांसपोर्ट यानी कि नितिन गडकरी साहब को आप देखते होंगे, या पेट्रोलियम मिनिस्टर आप देखते होंगे गोयल साहब को। तो ये लोग कभी कभी हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कैबिनेट के अंदर। मतलब कैबिनेट सिंपल सी बात क्या है कि कैबिनेट छोटा स्तर है मंत्रिपरिषद का, और कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है, ठीक है। परिषद का मतलब ही होता है बड़ा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। राज्य मंत्रियों के बारे में आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, ठीक है। अब वही बात है यहाँ पे क्या कि कैबिनेट के जो सदस्य नहीं होते उनकी बैठकों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब कैबिनेट की जब मीटिंग होती है, जो मेंबर कैबिनेट के नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, वो उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, आगे आपको क्या देखना है, बस 1-2 चीज़ें और देखनी है इस डिफरेंस को। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि हमने आपको तो पढ़ा ही दिया है, बट इसमें देखने की ज़रूरत ही क्या है। फिर भी देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं। 60 से 70 का मतलब वही मैंने अभी आपको बताया ना, कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते आपके मिनिस्टर 545 में से। तो आप वही चीज़ यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणी हैं, कैबिनेट है, राज्य है, उप मंत्री हैं। इसमें केवल कैबिनेट होते हैं मंत्रिमंडल में। ये सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती, यानी कि इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, जबकि एक निकाय की तरह कार्य करती है। इसमें सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कागज में इसमें वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, मतलब कैबिनेट करती है, और जबकि ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है कि आपको ये करना चाहिए। ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करवाती है, कौन? मंत्रिपरिषद। और ये मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है कि तुमने लागू किया या नहीं लागू किया। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय, मतलब इसको संविधान में दर्शाया गया है आर्टिकल 74-75 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन ध्यान देना कि मंत्रिमंडल जो है वो संवैधानिक नहीं है, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यानी कि मूल रूप से मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग भली बात से संविधान में किया गया है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसे अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। फिर वही बात है कि इस मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करवाता है, ठीक है। आपको बाकी नहीं याद रखना, यानी संसद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ अन्य फीचर क्या हैं। अन्य फीचर ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपदा प्रबंधक है, स्थितियों से निपटती है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय की बात की जा रही है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ें क्या हैं। आंतरिक किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट एक का मतलब सिंपल सा, किचन में क्या होता है, कम से कम ये लोग तो जा पाते हैं आपके घर के। जैसे सिंपल सी बात है, आपके सारे रिश्तेदार या आपके सारे फ्रेंड्स क्या उनको किचन में बुलाते हो? किचन का मतलब कि आपका प्राइवेसी वाला एरिया। जैसे सिंपल सी बात है, आप सारे दोस्तों को अपने घर पे बुलाएंगे, लेकिन रेयर दोस्त होंगे जिनको आप बेडरूम दिखाएंगे या बेडरूम में उनको अपने सुलाएंगे, ठीक है। बाकी को क्या होगा, बाहर बेड पे ही सुला दिया या बाहर ही चाय नाश्ता करा के बोला गया चलो भाई अब जाओ आप यहाँ से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि किचन कैबिनेट में क्या होता है कि उनके कैबिनेट के 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से मिलकर बनती है किचन कैबिनेट। जैसे आप एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखते हैं ना कि उनकी बेटी, उनका दामाद, उनकी वाइफ और 1-2 सलाहकार उनके निजी, वो बनाते थे एक तरीके की किचन कैबिनेट, ठीक है। तो इंडिया में आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनिस्टर, जैसे अमित शाह जी, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी साहब,
तो ये सब मिलकर बनाते एक तरीके से किचन कैबिनेट। आपसे इस पर डिटेल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है मंत्रिमंडल समितियों के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिमंडल जो समितियां क्या वो संवैधानिक हैं? तो नहीं, ये गैर संवैधानिक है, यानी कि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, इन्हें बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, कैसी होती हैं? क्या स्थायी होती हैं? तो नहीं साहब, स्थायी और तदर्थ दोनों होती हैं। स्थायी का मतलब कि परमानेंट इतनी रहती हैं, तदर्थ का मतलब इन्हें समय समय पर गठित किया जाता है। ठीक है, इनका हेड कौन होता है? इन समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की जाती हैं समय समय पर। कई होती हैं, 3 से 8 समितियां हो सकती हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं, ध्यान देना, इनके जो सदस्य होते हैं वो कौन सदस्य होते हैं? वो सदस्य होते हैं 3 से 8 जो कि केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तथा गैर कैबिनेट मिनिस्टर इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आमतौर पर इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट से ही लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन गैर कैबिनेट के भी लिए जा सकते हैं, इस बात की कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कैबिनेट ही होगा, गैर कैबिनेट भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, इस समिति के मामले से जुड़े मंत्री नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी मंत्रिमंडलीय समितियां हैं उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सिवाय कुछ समितियों को छोड़कर। ठीक है, कौन कौन सी समितियां अभी हम आपको बता देंगे। कभी कभी जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री इनकी अध्यक्षता करते हैं, तो कौन सी हैं वो हम आपको अभी बता देते हैं कि गृह मंत्री किसके हैं। तो आपको बस वही याद रखना है, बाकी तो आपको पता है कि सबके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सलाहकारी होती हैं, सुझाव देती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको बताया, वो क्या मैंने आपको बताना था यहाँ पे कि किसके हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए कि उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो संसदीय समिति होती है उसके हेड कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। ये याद रखना है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। बाकी जितनी समितियां हैं उन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपने आज की पूरी क्लास अच्छे से कंप्लीट की है, अर्थात आप ये समझ गए कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के साथ तुलनात्मक अध्ययन कैसा होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से दोनों वर्क करती हैं, मंत्री जो परिषद है वो कितनी होती है, टोटल लोकसभा की 1/15 होती है। हालांकि मैंने 1/10 शुरू में बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। होता क्या है कि कई बार जब हम स्पीड में होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो 1-2 एरर हो जाते हैं, तो या तो हम अपने मैसेज में पिन कर देते हैं या फिर हम आगे उसको करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि आगे चलकर समितियां कौन कौन सी बनती हैं, समितियों का क्या संविधान में प्रोविज़न है, तो कोई प्रोविज़न नहीं है। मंत्रिमंडल का तो भले संवैधानिक है, लेकिन मंत्रिपरिषद भले ही संवैधानिक है, लेकिन मंत्रिमंडल गैर संवैधानिक है। मंत्री जो परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिटेल में पढ़ी। और आपने जो इम्पोर्टेंट फीचर पढ़ा वो क्या कि राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर। साथ ही राष्ट्रपति जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जो मंत्रिपरिषद का गठन करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। ठीक है, जिनको वो त्यागपत्र दिलवाता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। संयुक्त अधिवेशन का या संसद का सत्र आयोजित करने का या सत्रावसान करने का वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए। और आपने ये भी पढ़ा था एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि क्या अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की बात करता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, तो लोकसभा विघटित हो जाएगी, लेकिन मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। लेकिन मंत्रिपरिषद की बात माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर फिर डिपेंड करता है, यानी कि बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन नॉर्मल डेज में उसकी सलाह उसके लिए बाध्यकारी हो जाती है। उम्मीद है आपने इतनी सारी चीज़ें न केवल पढ़ी बल्कि क्विक रिवीजन किया और आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने नेक्स्ट पार्ट 37 या डे 37 में।
तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो और अपने आप को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कराइए।